हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा ये फोटोसिंथेसिस का सेकंड सेशन है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एपरेटस को हमें समझना था। लास्ट क्लासेस में भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एपरेटस को ही एक्सप्लेन किया था, उसको क्लासिफाई किया था और उसके अंदर हमने क्लोरोफिल ए को बहुत ही इलोबरेटली अच्छे ढंग से समझा था। आज उससे आगे की जो भी चीज़ें हैं, लाइक हमने बताया था लास्ट क्लासेस के अंदर, थोड़ा सा फास्ट और ग्लांसली हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने बताया था कि फोटो सिंथेटिक एपरेटस की बात किए थे, एपरेटस की हमने बात की थी और इसके अंदर कहा था कि फोटोसिंथेसिस का जो एपरेटस है वो दो टाइप का होता है और इसके अंदर हमने बोला था कि एक हमारा पिगमेंट होता है और दूसरा हमारा लाइट होता है। ठीक है क्या? तो लाइट के बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले पिगमेंट के बारे में हमने बात किया था और पिगमेंट के बारे में हमने बताया था क्या कि पिगमेंट भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है और एक जो पिगमेंट था उसको बोलते हैं एसेंशियल पिगमेंट। ठीक है क्या? एसेंशियल पिगमेंट की हमने बात की थी, ठीक है, और दूसरा हमने बात किया था एक्सेसरीज पिगमेंट की। एक्सेसरीज पिगमेंट की हमने बात की थी, ठीक है क्या? और इसके अंदर हमने देखा था क्या कि एसेंशियल पिगमेंट के अंदर हमें क्लोरोफिल ए को पढ़ना था, क्लोरोफिल ए को समझना था और इसके अंदर हमने जाना भी था कि क्लोरोफिल ए क्या होता है और क्लोरोफिल ए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इनके जनरल फार्मूला के बारे में जाने थे और जाने थे हम लोग कि ये किस टाइप के एलिमेंट के थ्रू बना हुआ है। हमने बताया भी था कि परफोरिन रिंग्स होता है, फाइटोल टेल्स होता है और इसके जनरल फार्मूले की बात किए थे। साथ ही साथ हमने ये चीज बताया था कि N4Mg दैट इज कॉमन फैक्टर फॉर ऑल क्लोरोफिल्स, सारे क्लोरोफिल के लिए N4Mg कॉमन होता है। क्लियर है ना? और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी बात बताई थी कि इनका बेसिकली जो मैच्योरेशन होता है क्लोरोफिल ए का बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है। इनको अगर मैच्योर होना होगा तो इसके लिए लाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है क्या? तो एक साइड की ये बातें थी। दूसरी साइड में हम लोगों ने एक्सेसरीज पिगमेंट के अंदर हमने बात किया था क्लोरोफिल के ए के बाद क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई का, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से क्लोरोफिल बी, सी एंड डी को ही पढ़ना है। ई इज न्यूली डिस्कवर्ड होता है, ये न्यूली डिस्कवर्ड है, बहुत ही अभी नया खोजा गया है। और इससे आगे की बात करें तो हमने बोला था कैरोटीनॉइड्स के बारे में, कैरोटीनॉइड्स के बारे में हमने बात किया था। कैरोटीनॉइड्स के बाद हमने बात किया था फाइकोबिलिन्स के बारे में, फाइकोबिलिन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। देन हमने फाइटोक्रोम के बारे में हमने डिस्कस किया था क्या? तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पिगमेंट के अंदर पढ़नी है और इसी में हम लोगों ने क्लोरोफिल ए के बाद आज हम बात करेंगे एक्सेसरीज पिगमेंट में क्लोरोफिल बी के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल बी को, ठीक है क्या? और बारी बारी से इन सारी चीजों को हम लोग जल्दी जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी के बारे में, ध्यान से सुनोगे और समझोगे भी, ठीक है क्या? क्लोरोफिल बी के बारे में अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल बी के लिए देखोगे, क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले चीज हम लोग इसके बात करेंगे कि कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है क्या? साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि कहां कहां पे ये मिलता है। साथ ही साथ इसके जनरल फॉर्मूले की हम बात करेंगे, ठीक है क्या? साथ ही साथ इसके हम लोग कह सकते हैं कि इसका वेवलेंथ रेंज की बात करेंगे, वेवलेंथ रेंज की बात करेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में कलर की अगर हम बात करें तो कलर जो होता है ये येलो ग्रीन कलर देता है, ठीक है क्या? ये येलो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये मिलता है क्लोरोफाइटा के अंदर, क्लोरोफाइटा के अंदर मिलता है। क्लोरोफाइटा यानी इसी को हम लोग बोल सकते हैं ग्रीन एलगी की बात करेंगे, ठीक है क्या? ग्रीन एलगी की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेरिडो फाइटा की बात करेंगे,
ठीक है क्या। इसके बाद हम बात करेंगे यूग्लिनवाइड की। यूग्लिनवाइड की बात करेंगे। अगर यूग्लिनवाइड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसी को हम ब्रायोफाइटा भी कह सकते हैं, ठीक है क्या। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म के अंदर ये मिलता है, एंड साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म के अंदर भी, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर भी ये पाया जाता है, ठीक है क्या। इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो हमने बताया था CHO होता है और N4Mg दैट इज कॉमन, ठीक है। तो इसके अंदर की हम बात करें तो ये हमारे को था C55H70O6, क्लियर है क्या, और N4Mg। और अगर इसके वेवलेंथ की हम बात करें कि वेवलेंथ का रेंज कितना होता है तो 430 नैनोमीटर होता है, क्लियर हो गया बात। देखोगे क्लोरोफिल बी के बारे में, कौन सा कलर, येलो ग्रीन कलर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, समझ में आ रहा है, ग्रीन। और फाइटा मतलब एक प्लांट छोटा सा, तो ठीक है। ये कहां पे मिलता है, ग्रीन एल्गी के अंदर, देन टेरिडोफाइटा के अंदर, एंड देन यूग्लिनवाइड यानी ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं हम, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलता है। और साथ ही साथ अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो C55H70O6 N4Mg। अब ध्यान दोगे, हमने क्लोरोफिल ए भी जब बता रहे थे तब भी इस बात को समझाए थे कि देखो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, यानी इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं हम, इसके अंदर वेरिएशंस होता है, लेकिन ये जो होते हैं कॉमन फैक्टर होते हैं, सबके पास ये चीज कॉमन होता है, क्लियर हो गया क्या बात। अब इससे आगे की बात करें, वेवलेंथ रेंज जो था इसका कितना था, 430 नैनोमीटर। कितना था, 430 नैनोमीटर होता है। तो जल्दी से इसको लिखोगे फटाफट। डन। अब इससे आगे की बात करें तो हम बात करेंगे क्लोरोफिल सी के बारे में। ध्यान से देखोगे इधर, क्लोरोफिल सी के बारे में बात करेंगे तो ये सारी चीजें जिनका डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह इनके पास डिफरेंट होता है, ठीक है क्या। तो देखोगे इधर सब लोग, तो इसके अंदर की अगर हम बात कर ले, क्लोरोफिल सी के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे क्लोरोफिल सी के बारे में बात कर रहे हैं तो इनका जो कलर होता है ये ब्राउन कलर के होते हैं। कौन से कलर के, ब्राउन कलर के, ये ब्राउन कलर दिखाते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये डाई एटम्स के अंदर, देन डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, एंड साथ ही साथ ये हमें फियोफाइटा के अंदर मिलते हैं। यानी फियोफाइटा की बात करें तो कह सकते हैं हम इन्हें ब्राउन एल्गी की बात करेंगे, ठीक है। अगर इनके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ध्यान दोगे इधर, ये हमारा जनरल फॉर्मूला बी के लिए है, लेकिन यही सी की बात करेंगे तो देखोगे ये वाला जो होता है हमारा, ये C55H70O5 N4Mg, यानी इनकी अगर हम बात करें तो सारी ही चीजें एक जैसी होती हैं। हमने ये बोला था कि सबके साथ ये कॉमन होता है, यानी डिफरेंस कहां पे होता है, डिफरेंस ये देखोगे सी की बात कर रहे हैं तो ये 35, ये 30 एंड देन ये 5 एंड N4Mg इज कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। C35H30O5 N4Mg। और अगर इनके वेवलेंथ की बात करें तो 447 to 452 नैनोमीटर के रेंज में ये हमें वेवलेंथ में मिलते हैं, क्लियर हो गया क्या। देखोगे जल्दी से लिखोगे। और इसी के अंदर एक नोट हमें लिखानी है, और नोट ये चाहिए, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सारा जो भी क्लोरोफिल है इसके अंदर ये देख रहे हो ये सारी चीजें मिल रही है, लेकिन अगर हम बात करें N4Mg के बारे में तो हमने बताया था परफोरिन रिंग, यानी यहां पे हमें Mg प्रेजेंट था और Mg के चारों तरफ हमें नाइट्रोजन प्रेजेंट था, जो कि क्या थे, 2 कोवैलेंट बॉन्ड से और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऐड थे। और साथ ही यहां पे हमें
टेल देखने को मिल रहा था, ठीक है क्या, टेल देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर जो हम बात करें क्लोरोफिल सी की, तो क्लोरोफिल सी के अंदर ये टेल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो इसको नोट करके लिखोगे कि इन क्लोरोफिल सी टेल इज एब्सेंट, इन क्लोरोफिल सी टेल इज एब्सेंट। तो मतलब ये कि ये वाला पोर्शन जो है नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इनका हेड पार्ट होता है। और इसका हमने बताया था, इसका जैसे कहा था कि इनका जो साइज होता है 15 × 15 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है क्या। तो ध्यान से देखोगे और जल्दी से इसको लिखोगे। अब इससे आगे की बात करें तो क्लोरोफिल हम लोग डी की बात करेंगे। ध्यान से देखना, क्लोरोफिल डी के बारे में बात करेंगे। तो क्लोरोफिल डी की अगर हम बात करें तो इनका जो कलर होता है ये ग्रीन कलर होता है, ठीक है, सॉरी रेड कलर होता है, ठीक है क्या, रेड कलर। और अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ध्यान से देखोगे, अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ रोडोफाइटा के अंदर, यानी समझ में आ चुका होगा तुम लोग, रेड एलगी के अंदर, एग्जैक्टली सही बोले, रेड एलगी के अंदर ये हमें मिलता है। क्लियर हो गया क्या। अब अगर इससे आगे की हम बात करें, हम तो देखोगे तुम लोग कि इसके जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमने बोला था क्या कि ये जो होता है C54 होता है, H70 होता है और O5 ही होता है N4Mg के साथ। अगर इसके रेंज की बात करें, इसके वेवलेंथ की बात करें हम, तो इनका वेवलेंथ जो होता है 710 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है उतना होता है। क्लियर हो गया क्या, जल्दी से लिखोगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोगों ने क्लोरोफिल डी के बारे में जाना, कलर कौन सा, रेड, डिस्ट्रीब्यूशन रोडोफाइटा यानी रेड एलगी के अंदर ओनली मिलता है, रेड एलगी ओनली, ठीक है क्या। और अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो C54 S70 O5 N4 Mg की बात करेंगे। वेवलेंथ की बात करें, रेंज, तो 710 to 710 नैनोमीटर ही होता है, ठीक है। जल्दी से लिखोगे। फोटोसिंथेटिक एपरेटस के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, अगले एपरेटस की बात करने वाले हैं, वो है हमारा कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स की बात करेंगे, ठीक है क्या। ध्यान से देखोगे, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें तुम लोगों को बता दूं मैं। कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ध्यान से देखोगे और समझोगे भी कि कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं, ये कंसिस्ट ऑफ कह सकते हो क्या, आइसोपेरिन रिंग को कंसिस्ट करते हैं। यानी इसी आइसोपेरिन रिंग को और एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं टर्पीन, ठीक है, टर्पीन बोलते हैं, ठीक है क्या। अगला अगर हम बात करें इसके, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होते हैं वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है क्या। ये वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, यानी अगर वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं मतलब ये कि ये फैट डिराइवेटिव्स होते हैं, ठीक है क्या। और इससे आगे की अगर हम बात करें तो देयर मैच्योरेशन लाइट इज नॉट एसेंशियल for their maturation, क्लियर हो गया क्या। तो इतनी सारी हम लोगों ने ये बात समझी
कैरोटीनॉइड्स के बारे में कि ये क्या चीज होता है, कंसिस्ट ऑफ आइसोपेरिन रिंग। कौन सा रिंग, आइसोपेरिन रिंग के साथ ये प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ इसी को हम लोग बोलते हैं टर्पीन। और ये कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, और ये कहां से होते हैं, फैट डेरिवेटिव्स होते हैं, और लाइट जो होता है इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है इनके मैच्योरेशन के लिए, ठीक है क्या। अब देखोगे ये कैरोटीनॉल्स होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जो ये कैरोटीनॉल्स होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के थ्रू भी ये बनते हैं, यानी इनको बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों चीजें की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या, इनको बनाने के लिए तीनों ही चीजों की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो चुका बात, यस और नो। हाँ, तो जल्दी से इस पॉइंट को जल्दी से लिखोगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके साथ हम बताना चाहेंगे कि कहोगे कि सर ये कलर कौन सा देंगे, ध्यान से सुनो, कलर की बात कर रहे हैं। अब कलर की बात कर रहे हैं तो कलर जो है एक्सेप्ट ग्रीन, एक्सेप्ट ग्रीन सारे ही कलर की हम लोग बात करेंगे। यानी अगर हम बात करें येलो की, यस ये येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। येलो ऑरेंज की बात करें, येलो ऑरेंज की बात करें, ये देते हैं कलर ये वाला। पर्पल कलर की बात करें, देते हैं, ठीक है क्या। ब्लू कलर की बात करें तो ये देते हैं। यानी ग्रीन कलर को छोड़ के जितना भी कलर हो सकता है पॉसिबल कलर कॉम्बिनेशंस का, ये सारे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला इस कैरोटीनॉइड्स के बारे में हम जो बात बताने जा रहे हैं वो ये कि जो ये कैरोटीनॉइड्स होता है दो टाइप का होता है। ध्यान से देखना, ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, ध्यान से देखोगे। कैरोटीनॉइड्स के दो टाइप्स, और इस कैरोटीनॉइड्स के दो टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला हमारा टाइप होता है वो होता है हमारा, देखोगे इधर, और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टाइप होता है इसको बोलते हैं हम लोग कैरोटीन बोलते हैं फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज ज़ैंथोफिल होते हैं, ज़ैंथोफिल होता है। क्लियर हो गया क्या। और इसी ज़ैंथोफिल को हम लोग बेसिकली कैरोटीनॉल बोलते हैं। कैरोटीनॉल बोलते हैं, या फिर ज़ैंथोफिल को ज़ैंथीन भी बोलते हैं, ज़ैंथीन भी बोलते हैं। क्लियर है क्या। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने सीखी। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताने जा रहा हूं इस कैरोटीन के बारे में कि ये जो कैरोटीन होते हैं बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन के प्रेजेंस से ये कैरोटीन बनते हैं। लेकिन अगर हम ज़ैंथोफिल की बात करेंगे तो इसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों ही चीजें चाहिए। समझ में आ रहा है हमने क्या बोला। पहला बात बोला कैरोटीन के बारे में कि कार्बन एंड हाइड्रोजन चाहिए होगा, लेकिन अगर ज़ैंथोफिल की बात करें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो देखोगे C40 H56 एंड O की बात करें तो नंबर ऑफ O जो होता है इनका वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू इनके टाइप्स, ठीक है क्या। और लेकिन अगर हम बात करें कैरोटीन की बात करें तो इसके लिए देखोगे इनका जो फॉर्मूला होता है C40 H56 ही होता है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंस है, ऑक्सीजन यहां प्रेजेंस नहीं है। लेकिन यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों ही चीजें प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम कैरोटीन की बात करें तो ऑब्वियस ये कैरोटीन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इसमें जो हमारा पहला जो टाइप है इसको हमने बोला अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन। देन इसके बाद ये बीटा कैरोटीन होते हैं, एंड देन थर्ड की अगर हम बात करें गामा कैरोटीन होते हैं। क्लियर हो गया क्या। और लास्ट वन इज लाइकोपीन होते हैं। क्लियर है क्या। तो ये चार डिफरेंट टाइप्स के हुए, ठीक है क्या, चार डिफरेंट टाइप्स के यहां पे हमें मिलते हैं, ठीक है क्या। अगर हम बात करें ज़ैंथोफिल की या ज़ैंथीन की या कैरोटीनॉल की बात करें तो इनका भी डिफरेंट टाइप्स है, और ये भी 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो एसेंशियली प्रेजेंट होते हैं, जो जिनका मेजर रोल है, ठीक है क्या,
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराने में, उन्हीं के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो पहला जो होता है हमारा जियाजेंथोफिल होता है, जियाजेंथोफिल होता है, क्लियर हो गया क्या। दूसरा फ्यूकोजैंथोफिल होता है, एंड देन थर्ड वन इज वियोलाजैंथोफिल होता है, एंड लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन इज एस्टाजेंथोफिल होता है, एंड लास्ट वन इज नियोजेंथोफिल होता है, नियोजेंथोफिल होता है। ठीक है क्या। तो देखोगे अब इनके बारे में हम बारी बारी से इन सारी चीजों को समझेंगे। जैसे कि ऑलरेडी हमने 11th क्लासेस के अंदर प्लास्टिड और जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तो उसके अंदर हमने सारी इन चीजों को डिस्कस किया था, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज हो कि नए लोग, सारे लोग आए हो या फिर नए लोग देखें तो फिर उन्हें दिक्कत होगी, लेकिन कोई नहीं, अगर आप फिर से सेल के अंदर जाके चैप्टर्स में देखोगे तो वहां पे हमने सारी चीजों को अच्छे से समझा है। ठीक है क्या। बट एनी हाउ फिर से देख लेते हैं। तो अगर हम अल्फा कैरोटीन की बात करें, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा कैरोटीन है, क्योंकि बीटा कैरोटीन इज एक्चुअली प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का ये प्रिकर्सर होते हैं, प्रिकर्सर यानी विटामिन ए का सोर्स जो होता है बीटा कैरोटीन ही होता है। तो कहोगे अल्फा एंड गामा के थ्रू फिर क्या होता है सर। तो देखो अल्फा एंड गामा की बात करें, यानी विटामिन ए की बात अगर हम करें तो बीटा कैरोटीन दे आर इन मेजर अमाउंट, यानी अगर हम बात करें तो ये अगर 10 ग्राम के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो इनका जो ये अल्फा कैरोटीन होता है 1 ग्राम में प्रेजेंट होगा, एंड गामा कैरोटीन जो होता है 1 ग्राम के तौर पे प्रेजेंट होता है। यानी मेजर ये जब होंगे तो माइनर में ये दोनों होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अल्फा एंड गामा कैरोटीन शुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल अमाउंट में रहेंगे, लिस्ट रहेंगे, दैट should be in least amount but in इक्वल अमाउंट। ध्यान रखना इस बातों को। तो ये बात हमने बताई। तो अगर मान के चलो कि कोई चीजें अल्फा कैरोटीन के मेजोरिटी से बनता है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अल्फा कैरोटीन वुड बी कितना 10 ग्राम, एंड देन गामा कैरोटीन वुड आल्सो बी 10 ग्राम्स, एंड देन दिस अमाउंट वुड बी इन लिस्ट अमाउंट। समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से ये परफॉर्म होंगे। कोई भी चीजें, कोई भी फ्रूट्स वगैरह या कोई भी जो एलिमेंट्स है बनेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा इसके थ्रू, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी फ्रूट्स बनेगा तो इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से बनता है। और लाइकोपिन की हम बात करें तो लाइकोपिन जो होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो टोमेटो तुम लोगों को पता होगा, एंड देन चिल्लीज भी पता होगा। ये टोमेटोज एंड चिल्ली का जो रेड कलर होता है ये ड्यू टू किसके होता है, लाइकोपिन के होता है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो कहोगे कि सर एंटीऑक्सीडेंट वाली बात, तो बाद में इस चीजों को और आगे हम समझाएंगे। ठीक है क्या। एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं यानी अगेंस्ट टू ऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीजन के अगेंस्ट में। यानी हमने ये बात बोली थी कि ऑक्सीजन देखो दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीजन जो कि क्या होता है O2 के फॉर्म में होता है, और एक ऑक्सीजन जो खाली एक ऑक्सीजन होता है, सिंगल। तो हमने बोला था क्या कि O2 तो हमारे लिए बेनिफिट है, हम इसके थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है क्या, और इसके थ्रू अगर कोई चीजें ब्रेक डाउन करनी होती है O2 को O के फॉर्म में लाते हैं और उसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर प्योरली सिर्फ O जो है सिंगल फॉर्म में मिलेगा तो जब भी आएगा क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, हर एक चीजों के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो ये होता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन के तौर पे, जो कि किस साइड में है, कैरोटीन के साइड में है। और दूसरी बात करते हैं हम अगर जैंथोफिल के बारे में या जैंथीन के बारे में, या फिर हम अगर बात करें कैरोटीनॉल के बारे में, तो इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे को प्रेजेंट है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो जियाजेंथोफिल की, तो तुम लोग को पता होगा, जानते भी होगे कि जो मेज होता है, मेज यानी मक्का या भुट्टा की बात करते हैं, दो ही कलर में हमने के देखा होगा। एक जो कलर होता है उसको बोलते हैं गोल्डन कलर, एंड दूसरा हमें
येलो कलर के अंदर देखा गया है। ठीक है, तो गोल्डन एंड येलो कलर जो लोग भी हैं मेज के मिलते हैं, वो किसके चलते होता है? जिया जैंथोफिल के चलते होता है। क्लियर हो गया बात एक। दूसरा, अगर फ्यूको जैंथोफिल की बात करें तो ये एक्चुअली में इसके थ्रू ब्राउन एलगी जो ग्रो करते हैं, इसी के प्रेजेंस के चलते ब्राउन, जो एलगी का कलर ब्राउन होता है, इसके थ्रू होता है। अगर वियोला जैंथोफिल की बात करें तो पता होगा ABA अब्सेसिक एसिड, ये एक जो होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं अब्सेसिक एसिड, और ये अब्सेसिक एसिड जो होते हैं ये वियोला जैंथोफिल के थ्रू ही बनते हैं, यानी प्रिकर्सर ऑफ, अगर हम बात करें एब्सेसिक एसिड तो कौन होगा? वियोला जैंथोफिल की बात करेंगे। ठीक है ना। और हम बात करें एस्टाजैंथोफिल एंड नियोजैंथोफिल की, तो इसमें ये वाला भी हमारा काफी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन किस टाइप के लोगों के लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है? तो ये बेसिकली कह सकते हैं हम लोग फोटो स्ट्रेस। समझ में आ रहा है क्या? फोटो का मतलब होता है लाइट, और उसके थ्रू जो स्ट्रेस दिया गया है उस चीजों को, उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग एस्टाजैंथोफिल को यूज करते हैं। तो ये जो फोटो ऑक्सीडाइज करते हैं, ये करते कौन है? तो नियोजैंथोफिल जो होते हैं, यही जो नियोजैंथोफिल होते हैं फोटो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये फोटो ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करते हैं, फोटो ऑक्सीडेंट होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और इनके इफेक्ट को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है? एस्टाजैंथोफिल। क्लियर हो चुका है? तो जितनी भी बातें मैंने बोली है एज अ वर्ड के तौर पे, स्टेटमेंट के तौर पे, उन सबको लिखोगे। अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानकारी है तो सारे ही चीजों को तुम लोग लिखोगे। ठीक है क्या? तो जल्दी से राइट डाउन करोगे। ठीक है, हो गया। अब अगला जो बात करने वाले हैं, अगला फोटोसिंथेटिक एपरेटस की जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा फाइकोबिलिन्स। ठीक है क्या? फाइकोबिलिन्स के बारे में हम बात करेंगे, और फाइकोबिलिन्स के बारे में ये जानेंगे कि फाइकोबिलिन्स का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, क्या है इनका रोल जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। ठीक है क्या? तो देखोगे जल्दी से। अब नेक्स्ट बात करेंगे फाइकोबिलिन्स के बारे में। फाइकोबिलिन्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज पिगमेंट है, यानी ये रहे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिना इनके फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, लेकिन अगर रहेंगे भी तो इसका इंपैक्ट आएगा, एक फोटोसिंथेटिक इफेक्टिवली वर्क करेगा और अच्छा इसका रिजल्ट होगा। ठीक है क्या? फाइकोबिलिन्स के बारे में जानते हैं। तो फाइकोबिलिन्स के बारे में जाने तो ये जो कंसिस्ट करता है, ये भी कंसिस्ट ऑफ क्या? टेट्रापाइरोल रिंग को रखता है। ठीक है क्या? जैसा टेट्रापाइरोल रिंग की बात करें, ध्यान दोगे, टेट्रापाइरोल रिंग यानी क्लोरोफिल की तरह ही रखेंगे। और ये जो होता है एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रोटीन्स होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन टाइप होता है। लेकिन इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो जाननी जरूरी है कि लाइट इज नॉट एसेंशियल, फॉर देयर मैच्यूरेशन। लाइट जो है इनके लिए जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया बात? और तीसरी बात, इनके टाइप की बात करेंगे। इनकी हम बात करेंगे टाइप की। ये जो टाइप है इनका 3 टाइप होता है। कितना टाइप होता है? 3 टाइप होता है। थोड़ा ध्यान दोगे, ये 3 जो अलग अलग टाइप हैं, ये जो 3 अलग अलग हमने टाइप बताया, इसमें जो हमारा पहला टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन। देन फाइकोइराइथ्रीन। ठीक है, और देन येलो फाइकोसाइनिन, येलो
साइनिन, ठीक है क्या, एल्लो फाइकोसाइनिन। अगर हम बात करें इनके हिसाब से, ठीक है ना, तो फाइकोसाइनिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखोगे ये जो है बेसिकली हमारे को ब्लू कलर देंगे, ठीक है क्या, ये ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करेंगे। फाइकोइराइथ्रीन की अगर हम बात करें तो ये रेड कलर के लिए बात करेंगे, और येलो फाइकोसाइनिन की अगर हम बात करें तो ये भी लोग भी कौन सा कलर देंगे, ब्लू कलर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखो, 3 अलग अलग टाइप्स हमने बताया, ठीक है क्या, तीन अलग अलग, ध्यान से देखोगे, ठीक है, 3 अलग अलग टाइप को हमने बताया, ठीक है, 3 अलग अलग टाइप को हमने बताया है, देख रहे हो। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके साथ कि ये जो प्रेजेंस होता है, ये जो प्रेजेंस होता है रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। और इसके पास साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ये 2 ही जगह पे मिलता है, एक रेड एल्गी के अंदर, कहां पे मिला, एक रेड एल्गी के अंदर मिला, और दूसरा साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये मिलता है। ये दोनों ही चीजें, ये तीनों ही चीजें बेसिकली हम कहें तो ये कहां पे मिलता है, साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी के अंदर मिलता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम बताने जा रहे हैं कि जब ये रेड एल्गी के अंदर मिलेगा तो इसको हम लोग कहते हैं कि आर फाइकोसाइनिन, ठीक है क्या। एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, आर फाइकोसाइनिन कहां पे मिलता है, अकरेंस ऑफ आर फाइकोसाइनिन। देखोगे रेड कलर तो आर फाइकोसाइनिन, अगर साइनोबैक्टीरिया में है तो लिखेगा सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन। क्लियर हो गया क्या, ये समझ में आ रहा है ये चीज, होप सो बहुत क्लियर होगा, तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। रेड एल्गी में मिला तो आर फॉर रेड एंड देन फाइकोसाइनिन, और सी यानी साइनोबैक्टीरिया में मिला तो सी फाइकोसाइनिन हो गया, ठीक है। अगला हम बात करने जा रहे हैं, अगर फिर से अगर फाइकोइराइथ्रीन मिला और वो रेड एल्गी के अंदर मिला तो इसको हम लोग बोलते हैं आर फाइकोइराइथ्रीन, फाइकोइराइथ्रीन, ठीक है क्या। और अगर यही इराइथ्रीन अगर साइनोबैक्टीरिया में मिला तो इसको बोलते हैं सी फाइकोइराइथ्रीन, और अगर हम येलो फाइकोसाइनिन की बात करें तो येलो का मतलब होता है बोथ। तो ये जो मिलते हैं बोथ ऑर्गेनिज्म that is red algae and cyanobacteria दोनों के अंदर मिलते हैं। समझ में आ रहा है क्या, इनके ऑकरेंस की हमने बात की थी फाइकोबिलिन्स के बारे में, तो ये रेड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। लेकिन अगर ये फाइकोसाइनिन अगर ये रेड एल्गी के पास मिलते हैं तो इन्हें हम बोलेंगे आर फाइकोसाइनिन, और अगर साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं तो इनको बोल देंगे सी फाइकोसाइनिन, ठीक रिस्पेक्टिवली। उसी पैटर्न में हम लोग अगर फाइकोइराइथ्रीन अगर एल्गी के अंदर मिलता है तो हम लोग बोलेंगे आर फाइकोइराइथ्रीन, अगर बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिलता है तो सी फाइकोइराइथ्रीन। और ये जो येलो फाइकोसाइनिन है ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म यानी रेड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया दोनों के अंदर मिलता है। जल्दी से लिखोगे, ठीक है। अब फाइकोबिलिन्स हो गया, फाइटोक्रोम्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है क्या। और लास्ट यही हमारा इसके अंदर जो पिगमेंट्स है और ये है
फाइटोक्रोम्स की बात करेंगे। फाइटोक्रोम्स की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखोगे, फाइटोक्रोम्स एक्चुअली इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइकोबिलिन्स, ठीक है क्या। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइकोबिलिन्स, लेकिन किसके लिए? फाइकोबिलिन्स फॉर हायर प्लांट्स ओनली, फॉर हायर प्लांट्स ओनली। यानी हायर प्लांट्स के अंदर जो फाइकोबिलिन्स मिलेगा, जो फाइकोबिलिन्स हायर प्लांट के अंदर मिलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइटोक्रोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? फाइटोक्रोम्स बोलते हैं। तो कहोगे कि सर इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? तो ये क्या करते हैं? फोटो या कह सकते हैं फोटो मॉर्फोजिनेसिस शो करते हैं। क्या करते हैं ये? फोटोमॉर्फोजिनेसिस, यानी लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंट को शो करते हैं। लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंट दिखाते हैं। तो कहोगे कि लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंट क्या चीज का होता है प्लांट के अंदर? तो ध्यान से सुनोगे, लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो ये बहुत सारा चीज करते हैं। यानी ये कैसे ग्रो करते हैं, यानी हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग होता है, प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग होता है, फ्लावरिंग वो किसके बेसिस पे होता है? लाइट डिपेंडेंट होता है। लाइट के प्रेजेंस के चलते ये फ्लावरिंग होता है। तो ये काम होता है, ठीक है क्या। प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग होगा, इट्स अ फोटोमॉर्फोजिनेसिस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? फोटोमॉर्फोजिनेसिस प्रोसेस। साथ ही साथ एस्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये भी पॉसिबल होता है। किसके चलते? फोटोमॉर्फोजिनेसिस नेचर के चलते। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, फोटोब्लास्टिक जर्मिनेशन होता है। फोटोब्लास्टिक जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी सीड जो है जर्मिनेट करता है किसके चक्कर में? ये फोटोब्लास्ट के चलते। यानी लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि जब सीड उनका फटता है, बाहरी जो कोट होता है सीड का, वो लाइट के प्रेजेंस के चलते क्या होता है? फूटता है, मैच्योर्ड होता है, और उसके थ्रू क्या होता है? जर्मिनेशन होता है और एक नया प्लांट ग्रो करता है, यानी नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। और ये सारी ही चीजें किसके चलते होता है? फाइटोक्रोम्स के चलते होता है। किसके चलते होता है? फाइटोक्रोम्स होता है। तो दोनों के बीच अंतर क्या था? हमने बोला, थोड़ा ध्यान दोगे इधर, ये भी एक टाइप का फाइकोबिलिन्स है। क्या है? फाइकोबिलिन्स है। किसके लिए? हायर प्लांट्स के लिए। बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंस है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइकोबिलिन्स होता है हायर प्लांट के लिए, ठीक है क्या। यानी लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंट इसके थ्रू होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन हमने अभी बोला था कि फाइकोबिलिन्स जो होता है बेसिकली टेट्रापाइरोल रिंग को रखता है और इनके मैच्योरेशन के लिए लाइट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ध्यान से सुनना। लेकिन ये जो होता है फाइकोबिलिन्स जो हायर प्लांट्स में होता है, ये क्या दिखाता है? फोटोमॉर्फोजिनेसिस, यानी लाइट के बेसिस पे कुछ एक जो डेवलपमेंट हुआ, जो प्लांट के अंदर चेंजेस हुआ, ये किसके चलते होता है? फाइटोक्रोम्स के चलते होता है। यानी फाइटोक्रोम्स जो होगा, इनके मैच्योरेशन के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइकोबिलिन्स के लिए लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गया क्या? और ये इसके बेसिस पे फोटोमॉर्फोजिनेसिस के बेसिस पे प्लांट के अंदर क्या होता है? फ्लावरिंग होता है। देन स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। फोटोब्लास्टिक जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी पॉजिटिव जर्मिनेशन होता है सीड का। तो यही है हमारा फाइटोक्रोम्स। और इसी के साथ हम लोग पिगमेंट्स के सारे ही पार्ट्स को यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग लाइट एंड लाइट डिपेंडेंट एक्टिविटीज को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है, लिखोगे।